जब भी किसी को कैंसर का पता चलता है तो जो सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में आता है वो ये है कि मुझे क्यों। किसी के लिए भी ये सुनना कि उन्हें कैंसर हुआ है दुनिया की शायद सबसे मुश्किल चीज़ है, और शायद चाहकर भी उसका सही जवाब ना मिल पाना वो शायद उससे भी ज़्यादा कठिन है। अगर आप शायद अपने डॉक्टर से पूछो तो उनका कहना होता है कि ये डीएनए में मिस्टेक की वजह से है। अब ये तो एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने सेल्यूलर लेवल पे ये बता दिया कि आपके हेल्दी सेल्स खराब हो गए और कैंसरस हो गए। लेकिन जो शायद हम असल में जानना चाहते हैं वो ये है कि ये सेल्स एग्जैक्टली खराब क्यों हैं। ऑनेस्टली इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सेल्स के खराब होने के पीछे एक वजह नहीं बल्कि कई वजह शामिल हो सकती हैं। इसीलिए हम उन सारी वजहों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे जो जनरली किसी के सेल्स के खराब होने के पीछे का कारण बनती है। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक हो सकती है। अब इसको दो तरीकों से समझा जा सकता है, सिस्टमैटिक लेवल पे और सेल्यूलर लेवल पे। सिस्टमैटिक लेवल में वो कंडीशंस होती हैं जिसने शरीर में ऐसी कंडीशंस बना दी जिससे आपके शरीर के सेल्स खराब होने लग गए, प्रोसेसेस मैलफंक्शन होने लग गए, अंदर गलतियां ज़्यादा होने लग गई और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लग गया। और दूसरा सेल्यूलर लेवल पे, यानी कि उन सिस्टमैटिक लेवल की प्रॉब्लम्स ने कैसे और कौन से प्रोसेसेस या डीएनए या जीन्स को खराब कर दिया। ये दोनों ही जानना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ सिस्टमैटिक लेवल की चीज़ें जानेंगे जिससे आप अपने कैंसर के पीछे का रूट कॉज जान पाएंगे। आप दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन जब तक आप इन कंडीशन को समझकर रिवर्स नहीं करेंगे तब तक आपके ट्रीटमेंट्स के बाद भी कैंसर होने के चांसेस वापस बन सकते हैं, जिसका हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हर एक कंडीशन को बहुत ध्यान से सोचिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब हमने इन क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ, और ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हर एक क्वेश्चन के आगे कुछ ऑप्शंस होंगे जिसके बेसिस पे आपको ये एनालाइज करना है कि वो कंडीशन आपकी लाइफ में कितनी प्रोमिनेंट है और ऐसी कितनी कंडीशंस हैं जो आप पर एप्लीकेबल हो रही हैं। जितनी ज़्यादा कंडीशंस उतना ज़्यादा खतरा, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन इश्यूज़ को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं डाइट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस की। क्या आपकी दिन भर की मील्स में अक्सर बहुत सारा पैकेज, प्रोसेस या अल्ट्रा प्रोसेस फूड शामिल होते हैं? या दूसरे शब्दों में ऐसी कितनी मील्स हैं जो आप बाहर से खाते हैं जिसमें रेडी टू ईट फूड्स, बर्गर्स, पिज्ज़ा, चाउमीन, चिप्स ये सब शामिल हैं? खराब डाइट कैंसर के होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये सारी खाने की चीज़ अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कैटेगरी में आती है जो कैंसर का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आपको देखनी चाहिए। अब ये खतरा कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी बढ़ता है। सबसे पहली वजह तो यही है कि ये बाहर की प्रोसेस चीज़ें आपकी 35 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती जो शरीर को चाहिए होती हैं अपना काम करने के लिए। दूसरा, इन फास्ट फूड्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो खुद कैंसर को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और न जाने क्या क्या। साथ ही इनमें लो फाइबर होने की वजह से ये कोलन कैंसर का खतरा भी काफ़ी बढ़ाती है। स्टडीज़ बताती है कि डायग्नोसिस के समय 40% से ज़्यादा लोग मैल न्यूट्रिशन्ड होते हैं, और इसीलिए ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है आपके कैंसर के पीछे। क्या आप जनरली एक नॉन वेजिटेरियन या एनिमल बेस्ड डाइट खाते हैं? और अगर हाँ तो कितना रेगुलरली और कितना फ्रीक्वेंटली? आई नो ये आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच है। और मल्टीपल स्टडीज़ भी दिखाती हैं कि कैसे एक रेगुलर एनिमल बेस्ड डाइट, स्पेशली रेड मीट, कैंसर के होने और बढ़ने में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। उसकी कई सारी वजहें हैं। मीट आजकल वो क्वालिटी का नहीं रहा जो पहले आता था, और मास प्रोडक्शन की वजह से इनको इंजेक्शंस और ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, स्टडी के हिसाब से ये भी देखा गया है कि जब लोग ईस्टर्न कंट्री से वेस्टर्न कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं तो उनके कैंसर का खतरा भी तेज़ी से बढ़ जाता है, और उसकी एक प्राइमरी वजह है डाइट। इन सब के ऊपर हम जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे। क्या आप जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं, और अगर हाँ तो कितना फ्रीक्वेंटली आप सफ़र करते हैं? इसके पीछे भी वैसे एसिडिक फूड ही रीज़न है, लेकिन ये सच है क्योंकि काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स में ये देखा गया है कि डायग्नोसिस के समय और उसके कुछ समय पहले भी उन्हें क्रॉनिक एसिडिटी रही है।
क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी है? कैंसर और एसिडिक पीएच का एक बहुत ही गहरा रोल है जिसको कई सारी स्टडीज साबित कर चुकी हैं। और क्योंकि कैंसर सेल्स हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं और वहाँ ग्रो करते हैं, इसीलिए जिनको क्रॉनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको कुछ कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे लंग कैंसर या इसोफेगल कैंसर। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए। क्या आप एक शुगर रिच डाइट खाते हैं या मीठा खाने के शौकीन हैं जिसमें घर में चीनी से भरी चीज़ें या बाहर की आइसक्रीम, वॉफल्स, केक्स, चॉकलेट्स ये सब शामिल है? रिफाइंड शुगर और कैंसर का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जो आज से नहीं बल्कि 1930 से प्रूव हो रखा है। और इवन रीसेंट रिसर्च भी इस बात को बताती है कि कैसे शुगर कैंसर सेल्स को फ्यूल करती है। अब हम बात कर रहे हैं रिफाइंड शुगर की, और इसीलिए इसमें फ्रूट्स शामिल नहीं हैं जो नेचुरल शुगर है और एक्चुअली हीलिंग में हेल्प करते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो हम हर रोज ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं जिससे हमारे सेल्स काम करते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स ऑक्सीजन पे नहीं शुगर का यूज करके ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे शुगर कैंसर में इन्फ्लुएंस करती है उसकी साइंस आप इन कुछ वीडियो से देख सकते हैं। अगर आप हाई रिफाइंड शुगर डाइट रेगुलरली खाते हैं तो चांसेस है कि आपके कैंसर का यही कारण है। क्या आप अपने खाने में ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ें शामिल कर रहे हैं जो आपके शरीर के 35 एसेंशियल विटामिन और मिनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं? हर एक ऑर्गन या उसके अंदर मौजूद हजारों सेल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपके शरीर को 35 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स ये सब शामिल होते हैं, जिसके ना मिलने पर आपका शरीर डेफिशिएंट होने लगता है। अब ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग वेजिटेबल से मिलती हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाती हैं, और साथ ही उनके अंदर के कंपाउंड्स कैंसर से लड़ते हैं। इनके ना मिलने पर डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है या फिर दूसरे फंक्शंस काम सही से नहीं करते। किसी एक न्यूट्रिएंट की क्रॉनिक डेफिशिएंसी भी कैंसर का कारण बन सकती है, और अगर रेगुलरली फास्ट फूड आप खाते हैं तो चांसेस हैं कि आपका शरीर स्ट्रगल कर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये तो है 5 डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनमें से जितने भी पॉइंट्स आप पर एप्लीकेबल हो रहे हैं उनको आप एक तरफ नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं लाइफस्टाइल पे। क्या आप एक क्रॉनिक स्मोकर या गुटखा च्यूअर या अल्कोहल ड्रिंकर हैं? अगर हाँ तो कितना रेगुलर? इंडिया में ओरल, लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कैंसर में से एक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है स्मोकिंग या गुटखा च्यूइंग। इवन अल्कोहल अब्यूज एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स का, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर्स या फिर लिवर कैंसर, और रिस्क कुछ 10 गुना तक बढ़ा देती है। इसीलिए यह आपको एसेस करना ज़रूरी है। क्या आपने अपने दांतों में रूट कैनाल जैसे ट्रीटमेंट्स कराए हैं, और अगर हाँ तो कितने दांतों में? इसके ऊपर हम बहुत ही जल्द डिटेल में वीडियो बनाएंगे जो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट्स और कैंसर का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और जिन लोगों ने अगर एक से ज़्यादा रूट कैनाल करवाए हैं और उसके कुछ समय बाद यानी 6 महीने, 1 या 2 साल बाद अगर उनके शरीर में कैंसर डेवलप हो गया है तो ये हो सकता है कि कैंसर उसी वजह से हो। ये इसलिए क्योंकि हमारे दांत और हमारे ऑर्गन्स मेरिडियन सिस्टम के जरिए कनेक्टेड होते हैं, और जब आप एक रूट कैनाल कराते हैं तो वो टूथ डेड हो जाता है और बैक्टीरिया जमा हो जाता है जो उस ऑर्गन को अफेक्ट करता है जिससे वो टीथ लिंक्ड है। यह अभी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है। इसीलिए ये आप एसेस कीजिए कि क्या आपके साथ भी ये सिचुएशन है, और अगर हाँ तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो हम एक डिटेल वीडियो के जरिए बताएंगे। इस पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी है, रूट कॉज, जो काफ़ी एक्सटेंसिवली बात करती है इस बात के बारे में, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्या आप एक सेडेटरी यानी एक आलस भरी जिंदगी जीते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते? एक्सरसाइज एंड मूवमेंट इज लाइफ। जब आप मूव करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बढ़ने और ग्रो होने का सिग्नल दे रहे हैं, और एक ऐसी लाइफ जिसमें आप एक ही जगह बैठकर काम ही करे जा रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी उसमें शामिल नहीं है, ये कैंसर का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। उसकी एक वजह है मोटापा, जो काफ़ी सारे कैंसर्स का खतरा बढ़ाती है, और ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये भी आप एसेस कीजिए। क्या आप एक क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट हैं जिसको सालों साल से ये बीमारी चली आ रही है? कैंसर और डायबिटीज़ दोनों ही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, और ये दोनों बीमारियां शुगर से रिलेटेड है।
हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हैं कि शुगर और कैंसर का क्या रिश्ता है, जो आपको हर हाल में देखनी चाहिए। इनफैक्ट एक मेटा एनालिसिस जिसमें दुनिया भर में किए गए 47 स्टडी से डेटा कलेक्ट किया है, उसमें ये कंफर्म किया है कि डायबिटीज़ निश्चित रूप से कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। और सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, ये प्री डायबिटिक जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसे फुल ब्लोन डायबिटीज़ के रूप में डायग्नोज किया जाए, उस केस में भी आपके लिए कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए कैंसर को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ को भी जड़ से ख़त्म करें, क्योंकि हो सकता है कि यही आपके कैंसर की मेन वजह हो, जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या आप ऐसी मेडिकेशंस खाते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है? ये स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स के लिए जो रेगुलरली ऐसे ड्रग्स खाते हैं जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। अगर आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है तो चांसेस है कि आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दिए गए होंगे। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का काम होता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना, ताकि वो आपके शरीर में उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये कैंसर सेल्स को तेज़ी से बढ़ा सकती है, क्योंकि ये ड्रग्स इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। और मल्टीपल स्टडीज़ दिखाती हैं कि जब भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो कैंसर का खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देती है। क्या आप 6 घंटे या उससे भी कम समय के लिए सोते हैं, और वो भी लॉन्ग पीरियड तक? एक 2019 की रीसेंट स्टडी जिसमें 1600 से ज़्यादा लोगों के पैटर्न्स को स्टडी किया, उसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग रेगुलरली 6 घंटे से कम सोते हैं उनके कैंसर का खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और ये खतरा डायबिटीज़ और स्ट्रोक पेशेंट्स में और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये बात शायद आपको मामूली सी बात लगे, लेकिन ये एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टडीज इस बात को बताती है, इसीलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या आप एक ऐसी जगह रहते हैं या काम करते हैं जहां आप हाई ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से एक्सपोज होते हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस पर हम जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। आजकल हम गैजेट्स और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज वाली चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे माइक्रोवेव या रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रिक टूथब्रश और ना जाने क्या क्या। हमारे शरीर में सेल्स एक दूसरे से एनर्जीज या सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, और जब इनमें कुछ बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर करती हैं तो वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देती हैं और कैंसर के होने का एक मेजर कारण बन जाती हैं। इसीलिए ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्या आप अक्सर अपने पिलो के नीचे फ़ोन रखकर सोते हैं या बगल में फ़ोन रखकर सोते हैं और ऑन रहता है? क्या आपके रूम में या बिल्कुल पास ही वाईफाई राउटर है, स्पेशली जहाँ आप सोते हैं या मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे काम की वजह से या इन जनरल? क्या आपके घर के ऊपर या घर के बिल्कुल आसपास मोबाइल टावर्स हैं? क्या आप दिन में 4 से 5 घंटा कान के एक ही तरफ फ़ोन रखकर बात करते हैं? ये कुछ ही सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए, क्योंकि ये कुछ कैंसर्स के होने का एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्पेशली ब्रेन कैंसर। लेकिन स्टडीज़ के हिसाब से ये शरीर के दूसरे एरियाज में भी म्यूटेशन क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए ये एक फैक्टर है कैंसर का जो आपको देखना चाहिए। क्या आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे एक बिजी स्ट्रीट की मेन रोड पे घर होना? सिर्फ आउटडोर ही नहीं, क्या आपके यहाँ अक्सर इंडोर पोल्यूशन रहता है? ऐसे क्या आप रेगुलरली एक ऐसे पानी कंज्यूम करते हैं जो साफ नहीं है, जैसे कुछ जगहों के ग्राउंड वाटर? इसके ऊपर एक डिटेल में हम वीडियो जल्दी बनाएंगे जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकेंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पोल्यूशन कैंसर के होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली लंग कैंसर, और मल्टीपल स्टडीज इस बात को प्रूव भी करती हैं। लेकिन आउटडोर पोल्यूशन से भी ज़्यादा खतरा इंडोर पोल्यूशन का है, जो घर में इकट्ठा हो जाता है जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। और इंडोर पोल्यूशन में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे सिगरेट स्मोक रेसिड्यू, हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स, गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। जनरली ऐसे में लंग से रिलेटेड डिजीजेस काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं। इसके अलावा एक दूसरा रीज़न है ख़राब पानी। काफ़ी सारी जगह ऐसी है इंडिया में, जैसे असम और बिहार, जहाँ लोग आज भी ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं, जिसमें आर्सेनिक का खतरा काफ़ी रहता है। एक रीसेंट 2023 की स्टडी दिखाती है कि ये आर्सेनिक एक्सपोजर गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती है। इसीलिए ये आप एसेस कीजिए कि क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी है। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी एज काफ़ी है, जैसे कुछ 65-70 साल या उससे भी ज़्यादा? उम्र अलग अलग कैंसर्स के होने और बढ़ने का एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है इम्यूनोसेनेसेंस, जो बताती है कि एज के साथ इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा हमारे दूसरे प्रोसेसेस भी वैसे काम नहीं करते जैसे काम करने चाहिए, जिस वजह से वो सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये हमने
इन 2 वीडियो से जाना है कि कैसे कैंसर सेल्स टेक ओवर करना शुरू कर देते हैं जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इन्हीं वीडियोस में ये भी बताया है कि कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये थे सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंटली आपको इफेक्ट कर रही हो। एक खराब डाइट और साथ साथ खराब लाइफस्टाइल, ये दोनों मिलकर भी कैंसर का कारण बन सकती है। इसीलिए इनमें से जितनी आप पर एप्लीकेबल हो रही है वो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। क्या आपकी लाइफ में कोई मेजर मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा हुआ है पिछले 3 या 5 साल के अंदर, या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जनरली दबाकर रखते हैं? मेंटल हेल्थ कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो के जरिए बात भी करेंगे। परिवार में किसी की डेथ होना, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, अनरिजॉल्व ट्रॉमा, पब्लिक शेम, रेप या ऐसी ही दूसरी चीज़ें जिससे आप अपने दिल के जज्बात को बंद कर लेते हैं और कहते नहीं, वो अक्सर एक बहुत ही मेजर रीज़न है किसी के कैंसर होने का, और इसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मल्टीपल स्टडीज़ प्रूव करती हैं इन दोनों के बीच का रिश्ता। डिटेल वीडियो में हम और भी ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को, और साथ साथ उनको रिजॉल्व करने के तरीके क्या हैं वो भी जानेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके साथ है तो आपको ये देखना ज़रूर चाहिए और असेस करना चाहिए कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आपके घर में एक ऐसी स्पाउस है जिसके सिर्फ होने से आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, या दूसरे शब्दों में क्या आप एक टॉक्सिक स्पाउस से डील कर रहे हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां पर आपको नेगेटिव तरीके से इमोशनली सप्रेस करा जा रहा है, या आप हेल्पलेस फील करते हो, एक नॉन सपोर्टिव डोमिनेटिंग स्पाउस है, या गाली गलौज वाला माहौल है, और आप कुछ बोलने की जगह अपने इमोशंस को रेगुलरली दबा लेते हो, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो एनर्जीज आपके शरीर के लिए एक जहर बन रही हैं, जो आपके शरीर को एक स्ट्रेस वाले माहौल में भी रख रही हैं और आपके कैंसर के पीछे का एक मेजर कारण भी बन रही हैं। अब इसके लिए एक इंसान को बुरा होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक इंसान अच्छा है लेकिन आपके शरीर की एनर्जी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, या गट फीलिंग कुछ और कह रही है, उसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका शरीर बहुत स्मार्ट है और उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसीलिए ये एसेस कीजिए कि क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी है। किस तरह के इंसान हैं आप? एक वर्कोहॉलिक जो अक्सर दिन और रात को देर तक बैठकर काम करते हैं, या फिर आप एक बैलेंस इंसान हैं जो टाइम पर सोते हैं, चीज़ें करते हैं? स्ट्रेस अगर थोड़े टाइम के लिए हो तो वो इतना डैमेजिंग नहीं होता और शरीर कोप कर लेती है। लेकिन अगर आपका नेचर ही ऐसा है कि आप एक वर्कोहॉलिक हैं जो बेसिक हेल्थ जैसे सोना, खाना, इन सबको लंबे समय तक निगलेक्ट करते हैं और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहकर काम करते हैं, तो चांसेस हैं कि वो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही है। इसके साथ अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो भी खतरा और तेजी से बढ़ा सकती है। इनफैक्ट एक्सरसाइज, रनिंग बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज एक्सट्रीम हो जाती है तो वो एक कंडीशन को ट्रिगर करती है जिसे बोलते हैं एलीट एथलीट पैराडॉक्स, जो ये बताती है कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है कुछ घंटों के लिए। इसीलिए अगर आप मैराथन रनर हैं तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और अगर आप वर्कहॉलिक हैं तो वो तो है ही। आपके फ्रेंड सर्कल आपको किस तरह का इंसान समझते हैं? एक ऐसा इंसान जिसको हर बात पर गुस्सा जल्दी आ जाता है, लड़ाई करने लगता है, या ओवरऑल नेगेटिव समझते हैं, या आपको एक ईजी गोइंग, हैप्पी और लाइफ लवर समझते हैं? अगर आप में नेगेटिविटी, गुस्सा, रिग्रेट, जेलेसी, कड़वाहट या इंसान को माफ़ ना करना, अगर आप में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो ये आपके शरीर को डैमेज कर रही हैं। स्टडीज़ दिखाती है कि नेगेटिव एटीट्यूड काफ़ी सारे कैंसर्स के पीछे एक मेजर कारण है, जो आप डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और इसीलिए हीलिंग के लिए पुरानी बातें को भूलना, या फिर उन लोगों को, गलतियों को या गुस्से को जो आपको परेशान कर रही हैं, या अगर आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं तो वो एक चिंता का विषय है। उससे भी ज़्यादा खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जो शायद अंदर ही अंदर आप ही को नुकसान पहुंचा रही है। क्या आप अक्सर अकेलापन या लोनलीनेस महसूस करते हैं, या आपको लोगों के साथ घुलने में दिक्कत होती है? अकेलापन और कैंसर का क्या रिश्ता है, ये आज भी साइंस पूरी तरह नहीं समझ पाई। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं तो आपके कैंसर का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है, स्पेशली लंग कैंसर का। इनफैक्ट एक स्टडी जिसमें लगभग 2600 लोग शामिल हैं, उसमें ये कंक्लूजन निकाला कि लोनलीनेस की वजह से मिडिल एज मेन में कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। और आखिरी सवाल, क्या आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है?
अगर इन सारे रीजन में से एक भी रीजन आप पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो चांसेस है कि आप उन 10 से 30% केसेस में आते हो जो बताती है कि शायद ये कुछ नहीं, बस खराब किस्मत की वजह से है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें हेरिडिटरी कैंसर जो कुछ 10% के अराउंड होते हैं, या जीन्स का खराब होना, ये सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका फ्लिप साइड देखें तो इससे ये भी मतलब निकल रहा है कि सारे कैंसर केसेस में 70 से 90% केसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ शामिल है। तो आपके पास काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप उसको रिवर्स कर सकें। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको कैंसर डायग्नोसिस के समय खुद से पूछने ही चाहिए और हर हाल में एड्रेस करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट भी करा लें फिर भी आपका कैंसर वापस आ जाए अगर ये इश्यूज रिजॉल्व ना हुए तो। कमेंट करके बताइए कि आप में इनमें से कितनी सिचुएशंस एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि अगर ये काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक चिंता का विषय है और हमें इन सबको रिजॉल्व करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं तो दोनों को ही कैंसर हो जाए या एक जैसे कैंसर हो जाए। ये कंडीशन आपकी बॉडी में एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बनाती है, जिससे आपके सेल्स खराब होना तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोगों में लेट। उसकी भी बहुत सारी वजहें हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका बॉडी टाइप, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ और आपके जीन्स, ये सब शामिल हैं। इसीलिए इस बात में आपको निराश नहीं होना चाहिए और रास्ता ढूंढना चाहिए कि कैसे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। इनका हर एक डिटेल वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट व्हाट कॉज यू दिस कैंसर इनके अंदर मिल जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैंसर के पीछे की वजह क्या है। इसीलिए इन सबको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। याद रखें कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सके ताकि वो अपनी कंडीशन असेस कर सके और जान सके कि उनको कैंसर क्यों है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।